कभी सोचा है कि इकोनॉमिक्स असल में है क्या? ये सिर्फ पैसे या स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं है। नहीं, असल में ये एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ही मानवीय सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश है। एक ऐसा सवाल जिसका सामना हम सब हर रोज करते हैं, चुनाव की समस्या। तो आज चलिए इसी कहानी को समझते हैं। हम वो सब कुछ क्यों नहीं हासिल कर सकते जो हम चाहते हैं? सुनने में ये सवाल शायद थोड़ा बचकाना लगे, है ना? लेकिन यही वो सवाल है जिस पर पूरे अर्थशास्त्र की नींव टिकी हुई है। और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है। और यही वो एक शब्द है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाता है। अगले कुछ मिनटों में हम इसी शब्द के रहस्य और इसके असर को समझने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे अर्थशास्त्र के बिल्कुल बेसिक आइडिया से, फिर देखेंगे कि इसे दो अलग अलग लेंस से कैसे देखा जाता है। इसके बाद हम उन 3 बड़े सवालों को समझेंगे जिनका जवाब हर देश को ढूंढना पड़ता है, और ये भी जानेंगे कि वो जवाब देने के लिए कौन कौन से रास्ते अपनाते हैं। और आखिर में हम इन सब कुछ को एक अकेले पावरफुल ग्राफ में देखेंगे जो सारी कहानी को एक साथ जोड़ देता है। तो चलिए उस एक सच्चाई से शुरू करते हैं जो हमारी पूरी दुनिया को आकार देती है, चाहे हम कहीं भी हों। यही अर्थशास्त्र का, कह सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है। और वो शब्द है दुर्लभता या स्कैरसिटी। सुनने में भले ही भारी लगे, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। हमारी ख्वाहिशें, हमारी इच्छाएं तो अनगिनत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए हमारे पास जो संसाधन हैं, जैसे समय, पैसा, जमीन, वो सब सीमित हैं। बस यही वो पहेली है जिसे अर्थशास्त्र सुलझाने में लगा हुआ है। और इसी दुर्लभता की वजह से हमें चुनना पड़ता है, मजबूरी है। मान लीजिए वीकेंड पर मूवी देखने या एक नई किताब खरीदने के पैसे हैं, पर दोनों के लिए नहीं, तो चुनना पड़ेगा। अब इसी को बड़े लेवल पर सोचिए, एक देश को भी यही चुनना पड़ता है। क्या हम नया स्कूल बनाएं या फिर एक नई सड़क? बस यही चुनाव की समस्या अर्थशास्त्र का दिल है। तो जब अर्थशास्त्री इन चुनावों को समझने की कोशिश करते हैं तो वो 2 तरह के चश्मे पहनते हैं। एक से चीजें एकदम पास से बारीकी से देखती हैं, और दूसरे से बहुत दूर से, एक बड़ी तस्वीर की तरह। इसे ऐसे समझते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र जंगल के एक एक पेड़ पर जूम इन करता है। ये समझने की कोशिश करता है कि कोई एक इंसान या एक परिवार या फिर कोई एक कंपनी कैसे फैसले लेती है। वहीं दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र जूम आउट करके पूरे जंगल को एक साथ देखता है। उस जंगल की सेहत कैसी है, वो बढ़ रहा है या नहीं, और उस पर कौन से खतरे मंडरा रहे हैं। तो जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम देश की कुल आय यानी जीडीपी, बेरोजगारी दर, महंगाई, सरकार का बजट, इन सब बड़े बड़े मुद्दों को देख रहे होते हैं। ये वही चीजें हैं जो हम अक्सर न्यूज़ में सुनते हैं और जिनका असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है। क्योंकि संसाधन सीमित हैं और हमें चुनाव करना ही पड़ता है, इसलिए हर समाज को, चाहे वो कितना भी अमीर हो या गरीब, 3 बहुत ही बुनियादी सवालों के जवाब देने ही पड़ते हैं। पहला सवाल है, क्या बनाएं? मतलब हम अपने सीमित संसाधनों से क्या चीजें बनाएं? अनाज उगाएं या कंप्यूटर बनाएं? दूसरा, कैसे बनाएं? क्या हम ज्यादा लोगों को काम पर रखकर हाथों से काम करवाएं या फिर सब कुछ ऑटोमेटिक मशीनों से करें? और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल सवाल है, किसके लिए बनाएं? यानी जो कुछ भी देश में बन रहा है वो आखिर मिलेगा किसे? उसका बंटवारा कैसे होगा? अब इन 3 सवालों के जवाब देने के लिए दुनिया भर के समाजों ने अलग अलग सिस्टम्स, अलग अलग रास्ते अपनाए हैं। इन्हीं को हम आर्थिक प्रणालियां या इकोनॉमिक सिस्टम्स कहते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 3 तरह के सिस्टम हैं। पहला है बाजार अर्थव्यवस्था, जहां सरकार ज्यादा दखल नहीं देती। लोग और कंपनियां डिमांड और सप्लाई के हिसाब से खुद तय करते हैं कि क्या बनाना है और क्या बेचना है। दूसरा है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जहां सरकार ही सब कुछ तय करती है, ड्राइविंग सीट पर सरकार होती है। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसा कि भारत में है, जहां बाजार भी है और सरकार भी। मतलब बाजार को आजादी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर सरकार दखल भी देती है। अच्छा, अब तक हमने दुर्लभता और चुनाव जैसी जो बातें की वो थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लग सकती हैं। तो चलिए अब इन सारे आइडियाज को एक तस्वीर में देखते हैं। इसके लिए हम एक बहुत ही पावरफुल टूल का इस्तेमाल करेंगे जिसे कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीपीसी। इसे समझने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल सी दुनिया की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि एक अर्थव्यवस्था है जो अपने सारे संसाधनों का इस्तेमाल करके सिर्फ 2 चीजें बना सकती है, खाने के लिए गेहूं
और काम करने के लिए मशीनें। ये टेबल हमें उस अर्थव्यवस्था के सारे ऑप्शंस दिखाती है। जरा देखिए, अगर वो अपने सारे संसाधन सिर्फ गेहूं उगाने में लगा दें तो वो 150 टन गेहूं उगा सकते हैं, पर एक भी मशीन नहीं बनेगी। ये है हमारा पॉइंट ए। लेकिन अगर उन्हें 10,000 मशीनें चाहिए तो उसकी एक कीमत चुकानी होगी। उन्हें 10 टन गेहूं की पैदावार छोड़नी पड़ेगी। ये है पॉइंट बी। मतलब हर नई मशीन के लिए कुछ गेहूं का त्याग तो करना ही पड़ेगा। अब जब हम टेबल के उन सभी पॉइंट्स को एक ग्राफ पर जोड़ देते हैं तो हमें ये कर्व मिलता है। ये कोई मामूली लाइन नहीं है, ये उस देश की संभावनाओं की सीमा है, उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये लाइन दिखाती है कि वो अपने मौजूदा संसाधनों से ज्यादा क्या हासिल कर सकता है। तो ये कर्व हमें 3 सीधी सीधी बातें बताता है। अगर कोई देश इस लाइन पर कहीं भी उत्पादन कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपने सभी संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहा है, फुल एफिशिएंसी। अगर उत्पादन लाइन के अंदर किसी पॉइंट पर है तो मतलब कुछ गड़बड़ है, शायद बेरोजगारी है या फैक्ट्री अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही। और लाइन के बाहर का कोई भी पॉइंट वो अभी के लिए एक सपना है जो आज के संसाधनों से हासिल करना नामुमकिन है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये सीमा हमेशा के लिए फिक्स्ड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये पूरी की पूरी लाइन अपनी जगह से हिल सकती है। जरा सोचिए, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए या देश में ज्यादा लोग पढ़ लिख कर कुशल हो जाएं, तो क्या होगा? देश की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। तब ये पूरी लाइन दाईं ओर खिसक जाएगी और इसी को हम आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या भूकंप आ जाए तो संसाधन नष्ट होते हैं, क्षमता कम हो जाती है और ये लाइन बाईं ओर खिसक जाती है। तो देखिए, चाहे हम एक साधारण ग्राफ की बात करें या किसी देश की बड़ी बड़ी समस्याओं की, कहानी घूम फिरकर एक ही जगह आ जाती है। हमारी इच्छाएं अनंत हैं पर साधन सीमित। अर्थशास्त्र बस इसी संतुलन को साधने की कला और विज्ञान का नाम है, हमारे अपने जीवन में भी और पूरे देश के स्तर पर भी। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये सिर्फ किताबों का सवाल नहीं है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को एक समाज के तौर पर मिलकर तय करना होता है। इस पर जरूर सोचिएगा।